नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्र अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी, एमटीएस और जीडी की जीके जीएस की तीसरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, ये हमारे जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, जो भी स्टूडेंट इसके एक एक वीडियो को देखता है, पूरे 1000 क्वेश्चन करता है, उसको अपने पेपर में बहुत अधिक फायदा होने वाला है। इसलिए आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक शाम 4 बजे आपको ये क्लास मिलती है, तो आप इस क्लास को अवश्य ही देखिए। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारी तीसरी क्लास है। अभी तक की 2 क्लासों में हमने कुल 35 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज करेंगे 25 क्वेश्चन, तो हो जाएंगे हमारे 60 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज का हमारा 36वां, मतलब कि आज का हमारा पहला पूरी सीरीज का 36वां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया पूछ रहा है। सही उत्तर हो जाएगा कि 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। जो शुंग वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग साहब हो जाते हैं। शुंग वंश की दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो जो मौर्य वंश था, आप जानते हैं कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक थे। तो मौर्य वंश के बाद आपका जो मगध की गद्दी पर कौन सा वंश आया? तो शुंग वंश आया और उसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग साहब हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। मतलब कि जो रबड़ का उत्पादन होता है सर्वाधिक किस देश में होता है? तो थाईलैंड में होता है। कहाँ होता है? थाईलैंड में होता है। दोस्तों, जो हमारा म्यांमार वाला क्षेत्र है, आप जानते हैं इस तरफ है आपके पूर्व की तरफ, तो जो आपका म्यांमार वाला इलाका है उसके और पूर्व में आपके थाईलैंड पड़ता है, आप जानते रहिए। और थाईलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर सफ़ेद हाथियाँ पाई जाती हैं। सफ़ेद हाथियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सफ़ेद हाथियों का देश, जो हाथी आप देखते हैं उसमें एक होती है सफ़ेद हाथी, तो सफ़ेद हाथियों का देश आपके थाईलैंड को ही कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं आज के अपने चौथे और पूरी सीरीज के 39वें क्वेश्चन की तरफ कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है। ठीक है, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों अब यहाँ पर राज्य नहीं कहा जा सकता, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। क्या बन गया है? यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसलिए इसे विशेष रूप से आप याद रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारण समय है। तो 52 सेकंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 52 सेकंड है। जन गण मन के गाने का रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर सुन जान लीजिए कि जब रविंद्रनाथ टैगोर की बात आई तो उन्होंने अपना राष्ट्रीय गान आपके लिखा है। यहीं पर दोस्तों उन्होंने जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जिसे कहते हैं अमार सुनार, अमार सुनार बंगला, सुनार बंगला। जैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वैसे ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सुनार बांग्ला। इसकी रचना भी टैगोर ने की है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान की रचना की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर साहब। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है। राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील दोस्तों की भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? जो मोहम्मद गौरी था ये कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, गजनी का शासक था। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो इनके 3 युद्ध परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं। एक तो है आपके तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का फर्स्ट युद्ध आपका कब हुआ था? 1191 में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें विशेष रूप से पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? इन्हें पराजित किया। तराइन का जो दोस्तों यहाँ पर द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ? आपके 92 में। ठीक है, और इसमें आपके गौरी विजय हुआ। इसमें गौरी क्या हुआ? विजय हुआ। इसके बाद दोस्तों एक और फाइनल युद्ध लड़ता है आपके चंदावर का युद्ध, जो परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं। तो चंदावर का युद्ध बहुत फेमस है और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। जयचंद पराजित हो गया। और ये जो चंदावर का युद्ध था ये 1194 में हुआ। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि तराइन का युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, किसने किसको पराजित किया? आपके चंदावर के युद्ध कब हुआ? फिर उसमें किसने पराजित किया, किसको पराजित किया? ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। आगे तरफ बढ़ते हैं कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? जो अब बंगाल है इसका प्राचीन नाम गौड़ था। क्या दोस्तों के? गौड़ था। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जिप्सम उत्पादन में, किसमें आपके जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों के? राजस्थान है। और अशोक गहलोत कौन? अशोक गहलोत यहाँ के प्रेजेंट टाइम के सीएम है, अशोक गहलोत।
प्रेजेंट टाइम क्या है आपके सीएम है, देख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि पित्त स्रावित होता है, जो पित्त है जिसे आप खाते हैं बाइल जूस, वो कहाँ से स्रावित होता है, तो आपके यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्ताशय में संग्रहित का अर्थ होता है कहाँ पर रहता है, संग्रहित मतलब कहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है ना। तो स्टोर कहाँ पर होता है, तो स्टोर अगर पूछे तो पित्ताशय में होता है, पित्ताशय में। और कहाँ से निकलता है, स्रावित कहाँ से होता है, तो यकृत बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं आज के अपने सीरीज के अपने सिलसिले में क्वेश्चन की तरफ कि एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, जो एक एथलीट है इसको त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह आपकी त्वरित ऊर्जा देता है। यही तो वसा और इसमें अंतर है, वसा भी ऊर्जा देता है और कार्बोहाइड्रेट भी अंदर आपकी ऊर्जा देता है, बट कार्बोहाइड्रेट जो होता है त्वरित ऊर्जा देता है, तुरंत को आपके ऊर्जा देने में सक्षम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है, सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है, तो सबसे ज़्यादा निर्यात भारत चाय करता है। क्या करता है, जो चाय है, जो टी है, इसको सर्वाधिक निर्यात करता है, मतलब दूसरे देश भेजता है, कौन, भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्या निर्यात करता है, तो चाय निर्यात करता है। एक दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो हथियार है, हथियार जानते हैं, वेपन्स, हथियार को आयात करने में, आयात मतलब दूसरे देश से मंगाने में, खरीदने में, आयात करने में भारत दूसरे स्थान पे है, भारत सेकंड स्थान में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत बहुत अधिक आपके वेपन्स खरीदता है, बहुत अधिक हथियार खरीदता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हथियार को आयात करने में भारत का स्थान कैसा है, तो भारत का स्थान दूसरा है। अच्छा, किसका स्थान फर्स्ट पर है, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि हथियार को सर्वाधिक आयात करने वाला देश कौन सा है। दूसरे नंबर पर तो भारत है, लेकिन फर्स्ट पर कौन है, ये बात कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों SSC EMTS और SSC GD, इन दोनों के लिए ही मैंने खास इस चैनल को बनाया है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा कि बहुत ही शानदार सी क्लास यहाँ पर चल रही है, आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल क्या है, तो आपकी नाग है। क्या दोस्तों है, एंटी टैंक मिसाइल आपकी नाग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 49वां है कि डीगो गॉर्सिया किस महासागर द्वीप है। डीगो गॉर्सिया किस महासागर का द्वीप है, आपके हिंद महासागर का एक द्वीप है। क्या है दोस्तों, डीगो गॉर्सिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के हैं, तो कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है, इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि कावेरी जल विवाद, जो कावेरी नदी है, जो कावेरी जल विवाद है, ये किन राज्यों से संबंधित है, ठीक है, किन स्टेट से संबंधित है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु एवं कर्नाटक जो है दोस्तों, इन दोनों के बीच में विवाद है, कावेरी जल विवाद है। क्या है कि कावेरी जल विवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 क्वेश्चन है कि किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। राष्ट्रीय ध्वज जो है दोस्तों, ये सबसे पुराना किस देश का है, तो मिस्र का है। मिस्र का राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों, बहुत पुराना है, सबसे पुराना है। ये परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लिया गया है। आगे तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ की गैल्वनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। समझ रहे हैं कि गैल्वनाइज करने के लिए लोहे पर, जो आपके आयरन होता है, इस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता की, ठीक है, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है गैल्वनाइज के लिए। आगे तरफ बढ़ते हैं, जो सार्क आप पढ़ते हैं, सार्क किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था। जो सार्क है ये किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था, तो आपके क्षेत्रीय सहयोग के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए। इसमें दोस्तों कुल 8 देश शामिल हैं सार्क में, और आज मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से देश शामिल हैं, क्योंकि अपने कुल पड़ोसी देश ही हैं। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है और आप लोग बता नहीं पाते हैं कि इसमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो आज देख लीजिए, पहले नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, PA के लिए मेरे पाकिस्तान समझ लीजिएगा, तीसरे पर अफगानिस्तान, अफगान लिख दे रहा हूँ, अफगानिस्तान समझ लीजिएगा, अफगानिस्तान लिख ही दे रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए, अफगानिस्तान। चौथे पर दोस्तों है आपका बांग्लादेश, ठीक है। पांचवी पर है श्रीलंका। पांचों का मतलब तो है कि मैं ऐसा क्रम कोई नहीं है, मतलब कि 8 देश हैं, देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। छठा हो जाता है दोस्तों आपका मालदीव। सता हो जाता है आपका नेपाल, और 8वें नंबर में क्या हो जाता है दोस्तों, 8वें नंबर हो जाता है आपका भूटान। अच्छा, कहाँ पर भूल होती है, बहुत लोग पूछते हैं, जब आता है कि इसमें से कौन सा देश आपके सार्क का सदस्य नहीं है, तो आपके ऑप्शन में एक रहेगा, मतलब एक मान लीजिए अफगानिस्तान दे दीजिए, एक भारत दे दिया, एक आपको देगा मालदीव, और एक देगा आपको म्यांमार।
तो बहुत लोग मालदीव को सोचते हैं कि मालदीव नहीं होगा बल्कि म्यांमार होगा, लेकिन म्यांमार आपके सार्क का सम्मेलन का सदस्य नहीं है बल्कि मालदीव है, यही में वो लोग कर देते हैं। तो ये 8 देश आपको याद होने चाहिए: भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भूटान। ठीक है, सार्क के सदस्य हैं। और किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 आ गया है कि यूएनएचसीआर संस्था संबंधित है शरणार्थियों से। किससे? शरणार्थियों से संबंधित है यूएनएचसीआर। आगे तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट है इसके प्रथम न्यायाधीश के नगेंद्र सिंह से। कौन थे? नगेंद्र सिंह हैं। कौन है? नगेंद्र सिंह। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था? जो कुतुब मीनार है दिल्ली में है, दिल्ली में है। इसकी नींव किसने डाली थी? तो इसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी। और पूछ रहा है किसने पूर्ण कराया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश आपके गुलाम वंश का शासक था, इल्बरी तुर्क था, और इसने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया था। ऐबक की बात कर रहे थे तो ऐबक ने कुतुब मीनार आपकी नींव डलवाई थी और उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा पूरा इसने बनाया था, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। और एक इसने मस्जिद भी बनाई थी आपके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम। ये आपका एक प्रकार की मस्जिद है। ठीक है, ये प्रकार की आपकी मस्जिद है। तो ये इसने 2 निर्माण कार्य बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ, ये कब युद्ध हुआ था? तो चौसा का युद्ध आपसे पूछ रहा है तो 1539 में हुआ था। इसमें जो हुमायूं था या शेरशाह से पराजित हो गया था। इसके बाद दोस्तों आपका देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बिलग्राम जो कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ, शेर शाह का प्रारंभ हुआ शासन तो कब हुआ था? ये 1540 ईस्वी में। क्वेश्चन इतना था कि मतलब कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। ये पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि आपके एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि जो शेरशाह था, शेरशाह से आपकी पराजित हुआ हुमायूं और आपके शेरशाह का शासन प्रारंभ हो गया, उसी बिलग्राम युद्ध की बात कर रहा है। तो उस बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो 1540 में हुआ था। हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा कब हुआ? तो हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा हुआ 1555 ईस्वी में। एक युद्ध हुआ था सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद के युद्ध में आपके अफगानों को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया एक बार फिर से हुमायूं। कौन? हुमायूं। और ये कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ रहा था कि हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा कब हुआ? तो 1555 ईस्वी में हुआ था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? झील से क्वेश्चन परीक्षा में कई पूछ जाते हैं। तो उमियम झील आपकी मेघालय में स्थित है। झील की बात करते हैं दोस्तों, एक झील आपको कोल्लेरू झील पूछा जाता है। कोल्लेरू झील कहाँ है? तो कोल्लेरू झील दोस्तों है आपके कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। एक आपसे कौन सा पूछा जाता है दोस्तों कि लोकटक झील पूछी जाती है, लोकटक झील। इसी पर विश्व का आपके एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। और लोकटक झील आपके कहाँ पर है? तो लोकटक झील आपके मेघालय में ही है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है दोस्तों यहाँ पर लोकटक झील पर ही, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान हो जाता है। अच्छा, ये पूछता है कि वेम्बानद झील कहाँ है? तो वेम्बानद झील दोस्तों आपके केरल में है। कहाँ पर? आपके केरल में है। ठीक है, केरल में है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे आज के 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो 1000 क्वेश्चन की ये जो हमारी सीरीज है इसमें हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और के पेपर होने तक उससे पहले हमने पूरे 1000 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है जीके का। इसलिए एक सीरीज में मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक के 3 वीडियो हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इसके पहले दूसरे और तीसरे मतलब पहले दूसरे वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा इस वीडियो की प्लेलिस्ट, उसको क्लिक करेंगे ना तो आपको क्या पर खुल जाएगा। आपको क्या करेगा? आपको खुल जाएगा। पहले और दूसरे वीडियो दोनों को जाकर देख लीजिएगा क्योंकि दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप लोगों को सहायता मिली होगी इस क्वेश्चन से, आपके तैयारी को बूस्टअप मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, सीरीज अच्छी लग रही होगी तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं अभिनव इंक।